एक गरीब आदमी के लिए शादी करना एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है। हक महर के नाम पर लड़की वालों को लाखों रुपए की सिक्योरिटी चाहिए। अब मुझे ऐसा नौकर क्या करेगा जिसकी तनख्वाह से बस एक अच्छा गुजर बसर ही हो सकता है। मेरी अम्मा मेरी शादी के ख्वाब आंखों में सजाकर दुनिया से रिश्ते देख रही थी। अब्बा का तो पहले ही इंतकाल हो चुका था। अम्मा ने तो अपनी जिंदगी में जब भी मेरे रिश्ते की बात चलाई, लड़की वालों की हक महर की मांग अनोखी ही होती थी। कोई 10 तोले सोने दिखाने के लिए कहता था, किसी को लाखों रुपए कैश लिखवाने होते थे, और कोई उनसे भी 2 हाथ आगे निकल जाता था कि घर ही हमारी बेटी के नाम कर दो। और वजह मेरी आम सी शक्ल और कम तनख्वाह होती थी कि लड़के के पास इतना तो हो ही कि बच्ची को हक महर में कुछ तो दे सके। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। मैंने तो अम्मी की वफात के बाद अपनी शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मोटरसाइकिल तक मेरे पास नहीं थी। लड़की वालों को तो इस बात पर भी एतराज़ होता था। बहरहाल मैंने इसलिए अपनी नौकरी पर ही तवज्जो देनी शुरू कर दी। मैं बस पर ही सफ़र करता था, वह भी अक्सर भरी हुई मिलती थी। हमेशा खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ता था। मैं बस में सच में खड़ा अपने स्टॉप के आने का इंतज़ार कर रहा था, जब मेरे बराबर में सीट पर बैठा आदमी बस से नीचे उतरने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, मैंने फ़ौरन से आगे बढ़कर उसकी सीट संभाली, वरना यकीनन दूसरा कोई बैठ जाता। मेरे बराबर में बैठा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरा सफ़र अभी 15 मिनट का बाकी था। मैं बराबर वाला आदमी लगभग 55 साल के करीब था। मुझे ऐसे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, मियाँ लगता है कि बीवी ने नाश्ता बना कर नहीं दिया है, घर से भूखे ही दफ्तर के लिए रवाना कर दिया है। जिस तरीके से गुस्से में लग रहे हो। वे आदमी खुश मिजाज सा था। मैंने जले भुने अंदाज में कहा कि कहाँ की बीवी और कैसा नाश्ता, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे गौर से देखा। मियाँ साहब, उम्र से तो 2 बच्चों के आप बाप मालूम होते हो, शादी अब तक क्यों नहीं हुई? बराबर वाला आदमी बहुत हैरान सा था। मैंने भी वजह बता दी कि लड़की वालों के नखरे 1000 हैं और मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। मेरी बात सुनकर वे मेरे कान के पास आकर बोले कि क्या एक काली बोतल खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? ये कहकर वे हंसने लगा। मुझे उनका ये बेतुका सवाल बहुत बुरा सा लगा। भला काली बोतल के पैसे किसकी जेब में नहीं होते हैं? मैं अलग सी नज़रों से उन्हें देखा था। वह तो बढ़ती हुई गर्मी ने मेरा दिमाग खौला दिया था, और ऊपर से घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे, और ऊपर से ये आदमी मेरी हालत के मज़े ले रहा था। मैंने दबे लहजे में कहा। तभी वे आदमी कहने लगा, बस मियाँ, अब तुम सेहरा बांधने की तैयारियां करो। ये सुनकर मुझे उस बुढ़े पर और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। भला ये कोई मजाक का वक्त था? मैंने कहा कि बड़े मियाँ, आप सटिया गए हो क्या? वे हंसने लगा, कहने लगा कि मैं ऐसे कस्बे को जानता हूँ जो सिर्फ अपनी बेटियों की शादी पर सिर्फ एक काली बोतल मांगते हैं। मैं उस अंकल नुमा शख्स की बात हवा में उड़ा दी कि भला ऐसा कौन होगा जिसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं है, ऐसी बोतल पर अपनी बेटी की शादी करवा देगा? मतलब हद ही हो गई मजाक की। मेरा स्टॉप आ चुका था। उस अंकल ने अपनी जेब से कार्ड निकाल कर मुझे थमा दिया और एक आंख दबाकर बोले कि मियाँ साहब, अगर शादी का इरादा हो तो इस कार्ड पर मेरा नंबर लिखा है, मुझे राब्ता कर लेना। और मैं इतना सुनकर अपने स्टाफ के लिए निकल गया। मैं दिल ही दिल में उस अंकल की बात पर गुस्सा आता रहा। लोग भी गुर्बत का कैसा कैसा मजाक उड़ाते हैं। मुझे उस आदमी पर इतना गुस्सा था कि मैं अपनी जेब से कार्ड निकाल कर सड़क के किनारे फेंक दिया। दफ्तर में भी पूरे दिन मैं अपने हालात पर गुस्सा करता रहा। शाम में जब हम दोस्त वापस में चाय पीते हुए थे तो थोड़ी गपशप भी कर लेते थे। बातों ही बातों में मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसने एक अरब की बात पढ़ी थी। वहाँ पर एक कस्बे का यही कानून था कि वहाँ लोग अपनी बेटियों की शादी गुर्बत की वजह से हक महर में एक सिर्फ काली बोतल की बिना पर ही कर देते थे। ये सुनकर तो मुझे वह अंकल याद आने लगे। मेरे बाकी दोस्त भी हंसने लगे, मजाक में कहने लगे तो फिर चलते ही 1-1 लीटर की बोतल हाथ में पकड़कर। बात ऐसे ही चली गई। मैं घर जाकर बहुत हैरानी से इस मामले के बारे में सोचने लगा। पहले मुझे खुद इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैंने तो ये बात आज तक नहीं सुनी थी कि एक बोतल के बिना पर शादी में उस अंकल की बात पर बिल्कुल भी यकीन न करता। अगर जमाल की बात न सुनता, क्या शादी इतनी सस्ती भी हो सकती है? ये सोचते ही मेरे दिल में दबी उमंग ने करवट ली थी। दिल में गुदगुदाहन वाले ख्यालात ने मुस्कुराने पर मजबूर किया था।
लेकिन फिर मेरी हकीकत ने मुझे याद दिलाया कि मियाँ, ऐसी भी कौन सी बात हो सकती है कि कोई भी किसी अजनबी को अपनी बेटी एक काली बोतल के बदले में निकाह में दे दे। दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो गई थी। फिर ख्याल आया कि यकीनन उस कस्बे की लड़कियां बदसूरत होंगी या फिर गरीब होंगी जो बेटी के खाने पीने को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, अपने सर से जिम्मेदारी उतारना चाहते होंगे। मैंने करवट बदली और मैं एक साथ मेरे दिमाग में कई सोचे थी। दिमाग को सोने पर मजबूर किया कि मैं कौन सा शहजादा हूँ जो मुझे खूबसूरत बीवी मिलेगी, मुझे भी थोड़ी नॉर्मल ही चलेगी, कम से कम घर के तो कामकाज से मेरी जान छूट जाएगी। और अब मैं जिंदा होती तो दहेज की मांग करती। मुझे तो बस बीवी मिल जाए ताकि घर का काम हो जाए, क्योंकि अकेले मर्दों को अपनी बेटी देने के लिए यहाँ पर तो कोई भी तैयार नहीं होता। किसके तो आगे पीछे कोई है भी नहीं, हम अपनी बेटी कैसे दे दे। मैंने पूरी रात इस तरीके से सोच में गुजार दी। फिर मैंने सोच लिया कि यार चलते हैं उस अंकल के पास, क्या पता किस्मत खुल जाए। मैंने जब जेब में हाथ डाला तो अंकल का कार्ड निकाल सकूं ताकि बात कुछ आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरी जेब खाली थी। फिर खुद पर अफसोस हुआ। जज्बात में आकर मैंने कार्ड तो सड़क के किनारे फेंक दिया था। फिर सोचा कि शायद वे अंकल मुझे फिर से बस में मिल जाएं तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। मैं बस स्टॉप पर वक्त से पहले ही पहुंच गया। आज तो मेरा मूड भी बहुत अच्छा था, चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, लेकिन मेरी किस्मत मुझे वे शख्स नजर नहीं आया। मेरा चेहरा बुझ गया था। ऑफिस में भी किसी काम में दिल नहीं लगा। दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि अपने ही हाथों से एक हसीन मौका गवा दिया। वापसी के मौके पर जहां मैं कार्ड फेंका था, सड़क पर खड़ा हो गया, सड़क पर कार्ड ढूंढने के लिए। सड़क की तरफ नजरें बनाने लगा कि शायद यहीं कहीं वे कार्ड मिल जाए, लेकिन नहीं मिलना था। इसलिए नहीं मिला, मैं फिर से मायूस हो चुका था। मेरी उम्मीदें फिर से मायूसी में बदल चुकी थी। लेकिन मेरी खुशी की इम्तिहान रही जब पूरे 1 महीने बाद मैंने उस अंकल को दोबारा से वहां पर देखा। वह अभी भी अपने बराबर वाले आदमी से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। मेरा स्टॉप पहले आता था, लेकिन इस बार मैं अपनी स्टॉप पर नहीं उतरा। जिस स्टॉप पर वे अंकल उतरे थे उसी स्टॉप पर मैं उतर गया। मैं तेज कदमों से आगे की तरफ जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज देकर रोका। वे पलटकर मुझे देखने लगे। 1 महीने बाद हम मिले थे, इसलिए वे मुझे गौर से देखने लगे, पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने अपनी पहचान नहीं करवाई तो वे कुछ देर मुझे गौर से ही देखते रहे। वह कई बोतल निकाह, कुछ याद आया आपको? मैं फिर आखिरकार उन्हें उन्हीं की बात याद दिलवा दी तो वे मुस्कुराने लगे। हाँ हाँ, याद आ गया। कैसे हो मियाँ? दरअसल इतने लोगों से मेरा मेल मिलाप होता है, फिर उम्र भी ज़्यादा है तो भूल हो ही जाती है। जब मुझे पहचान गए थे वे मुझे अपने करीब चाय वाले होटल पर लेकर चले गए। मैं भी उनकी खैरियत पूछी और 2-4 बातों के बाद अपनी असल वजह उन्हें बता दी। कुछ देर वे मुझे मेरी नौकरी के बारे में पूछते रहे, फिर कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलना। कहने लगी कि इतवार को मैं खुद तुम्हारे घर पर आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, बस उसी में बैठ कर जाना, क्योंकि वह कस्बा दूर है, 3 घंटे का रास्ता है। मैंने उन्हें अपने घर का पता भी बता दिया। मुझे और क्या चाहिए था। सवारी का मतलब इन्होंने खुद ही सॉल्व कर दिया था। इतवार को वह मुझे सुबह 8 बजे लेने आ गए। मैं तो खुशी के मारे रात भर सोया ही नहीं था। घर को बहुत अच्छी तरीके से चमकाया था। अपने कमरे में गुलाब की लड़ियाँ भी लगाई थी। अम्मी के पुराने गहनों में से एक पुराने सोने की अंगूठी सुंदर को देखकर चमकवाई थी। उसे खूबसूरत से डिब्बे में करवा कर रखा था। सफ़र में वे अंकल सिर्फ मुझसे कुछ ऐसी ही बातचीत कर रहे थे। उनके 2 दोस्त भी उनके साथ थे। 3 घंटे के बाद हम एक इलाके में आ गए। एक कच्ची सी आबादी का इलाका था। मैं समझ गया गुरु बात ही इस बात की वजह है। जिस घर में हम दाखिल हुए वह आदमी मुझे किसी गरीबों का शिकार लग रहा था। अंकल को देखकर खुश हो गया। सारी बात अंकल ने उस आदमी से की और मुझसे कहा कि ये इस लड़की का बाप है, लेकिन इसकी ये शर्त है कि शादी से पहले वह अपनी लड़की की शक्ल तुम्हें नहीं दिखाएगा। वह आदमी बिल्कुल पक्की सांवली रंगत का था। जाहिर है उसकी बेटी भी उसके जैसी ही होगी। वहाँ मौजूद रहने वाले लोगों में से सबकी रंगत बहुत काली थी। मुझे अब ये समझ में आ रहा था कि कई काली बोतल ही क्यों वे हक महर में लेते हैं, क्योंकि लड़की भी बोतल जैसी कोई सांवली ही होगी। मेरा दिल खराब सा हो गया। सारे अरमानों पर पानी की वजह सिर्फ काला रंग था। हमने अपनी पूरी इजाज़त देकर उस आदमी के साथ यहाँ पर आया था, इसलिए मुकरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बेशक मैं कोई खूबसूरत नौजवान तो नहीं था, लेकिन रंगत मेरी साफ सुथरी थी। उम्र मेरी बेशक 30 के लगभग थी, लेकिन पहनना ओढ़ना मुझ पे अभी भी अच्छा लगता था। वहाँ पर मेरा शादी कर हक महर काली बोतल के साथ हो गया।
बाकी लड़के भी सामने थे, शायद उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। एक मैं था जो अपनी किस्मत पर रो रहा था। रुखसती के वक्त दुल्हन को बाहर लेकर आया गया। चारों की चारों नकाब में थी, हाथों पर भी दस्ताने थे और पैरों में भी मोजे थे। मैंने कहा कि धत तरह की ये लड़कियां तो पहले से ही काली बोतल बनी हुई हैं। उनमें से एक लड़की को उन अंकल ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा। वे मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दिल की सारी उमंग सो चुकी थी। हालांकि बचपन से कई बोतल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आज तो सामने रखी टेबल पर उस बोतल से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत सी हो रही थी। खैर रुखसती हो गई। गाड़ी में वह अंकल जिसका नाम मुजफ्फर था, वे आगे की सीट पर बैठ गए। मेरी दुल्हन मेरे बराबर पिछली सीट पर बैठी सिसकियाँ लेती रही। जाहिर सी बात है, माँ बाप से जुदा होने पर रोना तो आता है। 3 घंटे बाद उस अंकल ने मुझे घर पर छोड़ दिया। कहने लगे कि वलीमे पर मुझे ज़रूर बुलाना, बोलना मत। मैं इस बात में सर हिला दिया। मैंने घर का दरवाज़ा खोला, बीवी को अंदर लेकर आया, उसे कमरे में लेकर गया। वहाँ बुर्का उतार कर सुकून से बैठ जाए। मैं उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि वह खाना खा कर आई है। मैं कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि मैं तो सुबह से 1 कप चाय का भी नहीं पिया था। फिर ससुराल वालों ने भी मुझे खाने के लिए नहीं पूछा, इसलिए फ्रिज में रखा खाना गर्म करके खा लिया। उसके बाद मुझे दिल के साथ अपने कमरे का रुख किया। आंखों के सामने लड़की के पापा का चेहरा नजर आने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मुझे ज़मीन आसमान सब कुछ घूमते हुए नजर आने लगे। वे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, दुल्हन के लिबास में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर तो मेरी आंखें फट गई। वे मुस्कुरा रही थी। मेरी बीवी का नाम शहनाज था। शहनाज ने मेरी ज़िंदगी में आकर 4 चांद लगा दिए थे। मैं तो जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करता उतना कम था। अगली रोज़ मैंने कुछ मोहल्ले वालों और उस अंकल को दावत पर अपने घर बुलाया। अब तो अंकल मुझे रोज़ मिलने के लिए आ जाते थे। पूछते थे, मियाँ अब तो खुश हो? उनसे मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे। शहनाज में हर खूबी मौजूद थी। घर भी मुझे साफ़ सुथरा मिलता था, खाना भी पका हुआ मिलता था और बहुत अच्छा मिलता था। उसने पूरी खिदमत गुज़र और मोहब्बत करने वाली बीवी मुझे मिली थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन शहनाज बातें बहुत कम करती थी, कम बोलती थी। कुछ महीनों बाद मैं शहनाज से कहा कि जब वह मुझसे कहेगी मैं तब उसके घर वालों से मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि उसे वहां पर वापस नहीं जाना। मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। अपनी रुखसती पर तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और पिछले कुछ महीनों से उसने एक बार भी अपने घर वालों से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं करी। अब मैं खुद से ये चाहा कि वे फिर भी मना कर रही थी। फिर मैंने उसे दोबारा कहा भी नहीं, मेरा घर भी शहनाज के बिना सूना सूना ही लगता, इसलिए मैंने दोबारा नहीं कहा। मैं अब नौकरी के बाद कुछ ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिए थे, ताकि घर के हालात कुछ अच्छे से हो जाएं। इसलिए मैं रात को 10 बजे ही घर पर पहुंचता। ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन मैंने वे देख लिया जिसको देखकर आसमान मेरे सर पर गिरा। क्योंकि मेरी बीवी तो मैं जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने गया था वहाँ पर मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने सोचा कि शुक्र है कि आज बीवी के साथ वक्त गुजारने को मिल जाएगा, लेकिन जब घर का दरवाज़ा खोला तो शहनाज के खिलखिलाने की हंसी की आवाज़ पहली बार मेरे कानों में गूंजी, लेकिन वरना वह तो मुस्कुराती ही थी। मैं इसकी हैरत में था कि वह अकेली क्यों हंस रही है। घर पर कोई फ़ोन भी नहीं था, वह फ़ोन पर बात करके हंस रही हो। लेकिन अगली ही आवाज़ मर्दाना हंसी की थी। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। इस वक्त कौन था? उसको तो यहाँ पर कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वह शादी के बाद कभी अपने मायके भी नहीं गई थी और न ही वहाँ से कोई आया था। मैं दबे पाँव आगे बढ़ा। बातों की आवाज़ कमरे से आ रही थी और कमरे के दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी से वह दोनों वाकिफ़ थे। मैंने आगे दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। शहनाज उस मुजफ्फर अंकल के साथ बेड पर बैठी थी। शहनाज का असर मुजफ्फर अंकल के सीने से लगा हुआ था। वे उसके बाल को छू रहे थे। सामने रखी टेबल पर 2 पेप्सी और 2 गिलास रखे हुए थे। इससे ज़्यादा देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं पीछे हट गया। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मैं घर से दबे पांव बाहर निकल कर आ गया। कितना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ। मैं हूँ अंकल को कितना नेक और मेहरबान समझता था, जिन्होंने बिना किसी बात के इतनी प्यारी बीवी मुझे बस कुछ पैसों की बोतल में दिलवा दी थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, मुझे तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। मेरी बीवी के साथ ऐश तो वह बुढ़ा कर रहा था। शर्म नहीं आई उस बेटी की उम्र के साथ गुनाह करते हुए, और वह शहनाज मेरी बीवी होते हुए भी उस शर्म नहीं आई।
उस बुढ़े के साथ कैसे हंसकर बातें कर रही थी और मेरे साथ गुमसुम सी होकर रहती थी। अगर वही पसंद था तो उसी से शादी कर लेती, मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं बाहर में रोड के फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। ये सब कुछ क्या था, क्यों था? मैंने तो शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करी थी। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा कदम उठाया? सोच सोच कर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। 10 बजे तक मैं वहीं पर बैठा अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा था। पहले तो जी चाह रहा था कि उसे रंगे हाथ पकड़कर उसे मौके पर ही तलाक दे दूं और वही बोतल उसके मुंह पर मार दूं जो सामने मेज़ पर रखी थी। लेकिन मेरे बसे बसाए घर का क्या होता? मैं गुस्से और गम के मिले जुले जज्बात के साथ मारे मरे कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ गया। घर की चाबी मेरे जेब में होती थी। अंदर आया तो वही खामोशी। शहनाज किचन में खाना गर्म कर रही थी, वैसी ही गुमसुम जैसी रोज़ होती थी। मुझे देखकर कहने लगी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। लेकिन मैं खाने से इनकार कर दिया और हल्के हल्के चलते हुए अपने कमरे में आ गया। कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। यही सोचा कि पहले मैं उसके मायके जाता हूँ, उसके बाप को सारी सूरत बताता हूँ। अगली रोज़ छुट्टी थी। मैं काम का बहाना करके इस कब्जे में चला गया जहाँ मेरी शादी शहनाज से हुई थी। मुझे देखकर वह आदमी जो शहनाज का बाप था मुझे अजनबी नज़रों से देखने लगा, जैसे कि मैं गैर हूँ। मैं अंदर आने की इजाज़त मांगी तो साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि कौन हो तुम और हम क्यों तुम्हें अंदर आने दें। मुझे उनके इस किस्म के रवैये पर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी शहनाज का पति हूँ। अभी कुछ महीने पहले तो आपने अपनी बेटी की शादी मुझसे कराई है। वह बोला कि मैंने अपनी किसी बेटी की शादी नहीं कराई, वे मेरी बेटी नहीं थी और ना ही मैंने उसकी शादी तुमसे कराई थी। मैं किसी शहनाज को जानता ही नहीं हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मेरा खून खौलने लगा। ऐसी भी क्या बात थी कि अपनी सगी बेटी को कबूल करने से इनकार कर रहा था। मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसके बाप की बातों ने तो मुझे अब और ज़्यादा गुस्से में कर दिया। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी का जब किसी और के साथ चक्कर चल रहा था तो मुझसे शादी करने की क्यों कहा? इस बुढ़े से करवा देते जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। वह भी गुस्से में आ गया। कहने लगा कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, वह बुढ़े ही उसे यहाँ पर लेकर आया था। तुम्हारे आने से 1 दिन पहले वह लड़की को लेकर यहाँ पर आया था। वह बुढ़ा मेरी हर महीने मदद कर देता था पैसों से। मेरी बेटी की शादी उसी की मदद से हुई है और रात को उस लड़की को अपने साथ लेकर आया था। कहने लगा कल इसे भी दुल्हन बना देना, बेसहारा लड़की है, इसकी शादी भी तुम्हारी बेटियों के साथ हो जाएगी और लड़का कल मेरे साथ ही आ जाएगा। बस तुम यूँ जाहिर करना कि यह भी तुम्हारी बेटी है। मैं उसके एहसान तले दबा हुआ था, मैंने मना नहीं किया। उसकी बात सुनकर मैं सच में पड़ गया। दिमाग की नसें खींचने लगी। ये सब क्या था? कौन थी शहनाज? शायद उसे बुढ़े का शहनाज के साथ पहले से ही चक्कर चल रहा होगा। उसकी बीवी को खबर हो गई होगी, इसलिए खुद को नेक साबित करने के लिए मेरे गले डाल दिया ताकि खुद इज्जतदार भी बन जाए और मज़े भी ले ले। मेरा खून उबलने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक पेप्सी की बदली मुझे उल्लू बना दिया। मैंने सोच लिया कि अब उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर डालूंगा। ने वापस शहर आकर बाजार से एक तेज धार वाला चाकू खरीदा। बड़े गुस्से से मैं घर पर दाखिल हुआ। मुझे उम्मीद थी कि वह बुढ़ा मेरी गैर मौजूदगी में ज़रूर शहनाज से मिलने के लिए आएगा और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मुझे उन दोनों की बातों की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त वे दोनों सहन में बैठे कुर्सी पर बैठे बातें कर रहे थे। जब मैं घर में दाखिल हो गया मुझे देखकर उन दोनों की रंगत उड़ गई। मैं बड़े जले वाले अंदाज में बहुत आगे बढ़ा और जब चाकू निकाला तो सीधा उस बुढ़े को मारना चाहा, लेकिन शहनाज ने मुझे झटके से पीछे हटा दिया और मेरे पैर पकड़ लिए। रोते हुए कहने लगी कि उन्हें कुछ मत कहना, उनका कोई कसूर नहीं है। मैंने गुस्से से अभी तक बोला कि मेरा क्या कसूर था? तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बीवी होते हुए तुम उस बुढ़े के साथ रंगरलियां मना रही हो। ये कहने की देर थी कि उस बुढ़े ने मेरे मुंह पर एक जोर सा थप्पड़ मारा। जब गुस्से से लाल हो गया था, मेरे दूसरे गाल पर उसने उससे भी ज्यादा जोर से थप्पड़ मार डाला। कहने लगा, खबरदार जो तुमने मेरे पाक रिश्ते को गंदा नाम दिया। ये मेरी सगी बेटी है। ये सुनकर तो मेरा सर अब पूरी तरीके से चकराने लगा। एक के बाद एक नया राज खुल रहा था। अगर वह उसकी बेटी थी तो मेरे साथ शादी सीधे तरीके से क्यों नहीं कराई और मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे दिमाग में इतने सवाल थे कि मुझे लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे हाथ से चाकू छूटकर ज़मीन पर गिर गया। शहनाज बस रोई जा रही थी। मैंने मुजफ्फर अंकल को लाल आंखों से देखते हुए पूछा कि अगर वह उनकी सगी बेटी थी तो मुझे ये राज क्यों छुपाया गया? फिर मेरी शादी उससे सही तरीके से क्यों नहीं कराई गई? वे कहने लगे कि शहनाज की अम्मी इस
कस्बे में रहती थी और उन्होंने दूसरी शादी की थी इसी शर्त पर कि एक काली बोतल के बिहाफ पर। उनकी पहली बीवी बहुत ज़्यादा मिजाज की तेज थी। इस इलाके में एक ही घर किराए का ले लिया। पहली बीवी को इस शादी से बेखबर रखा था, वरना वह उनका जीना हराम कर देती। पहली बीवी से उनके 2 बेटे थे, लेकिन मन की तरबियत पर बाप की इज्जत नहीं करते थे। मुजफ्फर अंकल काम का बहाना करके कई दिन के लिए शहनाज उसकी अम्मी के साथ रहने के लिए चले जाते थे। बेटी से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार था। 1 साल पहले शहनाज की अम्मी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वे शहनाज को अपने घर ले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि वे उनकी सगी बेटी है, क्योंकि घर उनकी बीवी के नाम था। अगर उन्हें भनक भी पड़ जाती तो मुजफ्फर अंकल को भी धक्के देकर बाहर निकाल देती। इसलिए शहनाज अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने लगी, लेकिन उसके सौतेले भाई उस पर गलत निगाह रखने लगे। वे बेहद खूबसूरत थी। मुजफ्फर अंकल को जब ये बात शहनाज ने बताई तो परेशान हो गए। अगर वे सबको हकीकत बताते तो खुद भी बेघर हो जाते। इसलिए उन्होंने शहनाज के लिए एक अच्छे और एक लड़की की तलाश थी। पहली बार जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मजाक में मुझसे शादी की बात करी थी, लेकिन दूसरी मुलाकात में वे मेरे बारे में सोचने लगे। मेरे ऑफिस के बारे में भी पूछा, मेरी काम और तनख्वाह भी मालूम करी। मेरे घर का पता मालूम करने के लिए कहा कि वे मुझे लेकर आएंगे और मेरी शादी कर देंगे, ताकि वे मेरे बारे में पता कर सके। उन्हें जब मेरी शराफत का यकीन हो गया तो एक दिन पहले वे शहनाज को इस कस्बे में ले गए और उनकी लड़कियों के साथ शहनाज की भी शादी मुझसे करा दी। अब वे मुझसे मिलने के लिए आते थे, मुझसे मिलते थे और वे यही चाहते थे कि मुझे भरोसे में लेकर सच्चाई को बता दे, लेकिन उससे पहले ही मैं उन्हें देखकर चकरा बैठा था। हकीकत जानकर मैंने उनसे माफ़ी मांगी। शहनाज से भी शर्मिंदा थी। मुझे हकीकत पूछ लेनी चाहिए थी, लेकिन आखिरकार मैं गुनाह होने से बचा गया। अगर शहनाज मुझे आखिर में धक्का न देती तो आज मैं कत्ल कर बैठता। ऊपर वाले ने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। धन्यवाद दोस्तों।